रीनल टिब्यूल के बारे में बात करना है। ग्लोमेरुलस हमने समझ लिया था। रीनल टिब्यूल शुरू कहां से है? एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट है, जिसे हमने नाम दिया बोमेन्स कैप्सूल। अब ये रीनल टिब्यूल बना किससे है, पहले ये याद रखना है। अगर इसके हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। किसे? एपिथेलियल टिश्यू है। और ये एपिथेलियल टिश्यू कई टाइप का है। कहीं कहीं पे आपको स्क्वेमस दिखेगा, कहीं पे कॉलुमनर क्यूबॉइडल दिखेगा, सिलिएटेड दिखेगा। वो जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे तो आपको नाम बता दिया जाएगा। बट अभी याद रखना है कि ये एपिथेलियल टिश्यू से बना एक ट्यूब है। क्या है? पूरा ट्यूब है रीनल टिब्यूल जिसे हम बोल रहे हैं। और इनके कई पार्ट्स हैं रीनल टिब्यूल के। यहां से स्टार्ट है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पे जाते ये देखो, ये जो आपको कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये उसके बाद ये व्हाइट वाली जो ट्यूब दिख रही है, ये वाली, ये रीनल टिब्यूल है। ये रीनल टिब्यूल है पूरा। इतना आपने रीनल टिब्यूल को इतना ही देखना है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये देख रहे हो, ये आपका ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। उसके बाद ये अफरेंट आर्टरियोल है, जो कि कल हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी ब्रांचेस यहाँ पे ये कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। इसका नाम हमने क्या रखा था? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ज्वाइन होकर क्या बनाया? इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल फिर से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी यहाँ बन के आता है ना। इसको अपन ने नाम क्या दिया? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी अगेन ज्वाइन टू फॉर्म क्या? वेन्यूल। इसका क्या नाम रखा? वेन्यूल। ये कोई फाइन वेन है। और फिर ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, जो जाके खुलेगी किसमें? रीनल वेन में। ये कल पहले बात हो चुकी है, तो पूरा ब्लड का आपका सप्लाई ये समझ आ गया। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं यहां से, ये रीनल टिब्यूल से इस वाले पूरे स्ट्रक्चर तक आपको बात समझनी है। तो रीनल टिब्यूल एक आपका एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ ट्यूब है, जिसका पहला स्ट्रक्चर क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल बनता कैसे है वो देखना। एपिथेलियल टिश्यू का ये हमने मान लिया कि एक ट्यूब है, आगे ऐसे कॉन्टिन्यूड है ये। इस ट्यूब का जो ये वाला हिस्सा, टिप वाला हिस्सा है, ये इनवेजिनेट कर जाता है, इनवेजिनेशन हो जाता है। ऐसा कुछ इनवेजिनेट करके ऐसा कुछ एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। डबल वॉल्ड ये कप बनता है। ये आउटर लेयर होएगी या इनर वॉल होएगी। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनवेजिनेशन ऑफ द दिस लेयर। ये अंदर की तरफ जितना इनवेजिनेट करेगा उतना ही ये कप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। डबल वॉल्ड कप बनेगा। कितने वॉल का? डबल वॉल्ड कप बनता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इनवेजिनेशन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसी ट्यूब का इनवेजिनेशन होने के बाद तो क्या लिखा है? एट द प्रॉक्सिमल या क्लोज एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज एक्सपेंडेड एंड कर्व्ड इनवर्डली। एक्सपेंड हो जाता है और अंदर की ओर इनकर्व हो जाता है। एंड फॉर्म अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, कप सेव स्ट्रक्चर, और उसी को बोला जाता है क्या? बोमेन्स कैप्सूल। विद इन बोमेन्स कैप्सूल नेटवर्क ऑफ या टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर लिया है, ग्लोमेरुलस। इसी के अंदर ये अपना टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट है। उसके बाद एक टर्म और आपको समझ के रखना है, मल्पीगियन बॉडी। मल्पीगियन बॉडी का मतलब ये है कि आपको जब दोनों के बारे में एक साथ बोलना हो, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल के बारे में एक वर्ड यूज करना हो, तो आप क्या लिख दोगे? मल्पीगियन बॉडी। मल्पीगियन बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड सराउंडिंग बोमेन्स कैप्सूल टुगेदर फॉर्म मल्पीगियन बॉडी, या फिर रीनल कार्पसेल्स बोलते हैं। एंड यही स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब कौन सा? बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस ही रिस्पॉन्सिबल है यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप जो है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन इसी पार्ट में होता है। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करा जाता है, वो इसी पूरे स्ट्रक्चर से फिल्टर आउट करा जाता है। कैसे, वो अपन वही मैकेनिज्म में बात करेंगे।
अब जो बात समझ के रखनी है वो यहाँ पे बात आपको समझ के रखनी है, बोमेन कैप्सूल का ये आउटर मेम्ब्रेन कहा जाएगा और ये वाला मेम्ब्रेन कौन सा है, इनर मेम्ब्रेन है। इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। एक्चुअली आउटर नहीं, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ना इनकी स्पेशल है। कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्पेशल है। स्पेशल बातें देखो सबको याद रखनी पड़ती हैं, से आपकी क्या स्पेशलिटी है वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या देखना है, इनर जो इनवेजिनेटेड वॉल है इनकी, बोमेन कैप्सूल की कॉन्केविटी को जो सराउंड करता है, एक स्पेशल टाइप के सेल से ये बना हुआ है जिसका नाम याद रखना है पोडोसाइट सेल्स। क्या नाम याद रखना है, पोडोसाइट सेल्स। और ये सेल्स सिर्फ यही हैं और बॉडी में कहीं नहीं है। पोडोसाइट सेल्स और किसी आपको बॉडी के पार्ट या कहीं और किसी स्ट्रक्चर में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ यहीं पे है पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल का यूनिकनेस क्या है वो आपको समझना है। मान लो कि ये एक सेल है, ये आपका क्या है, एक सेल है, पाम एक सेल है, ये वाला हिस्सा आपका सेल है। इस सेल के ऐसे आउटग्रोथ्स आपको देखने को मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस पे ऐसे देखने को मिलते हैं बहुत सारे। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। अब ये सेल किसी कैपिलरी को ऐसे अगर पकड़ता है, अगर किसी कैपिलरी के ऊपर हम अगर जैसे मान लो कोई पाइप हम ऐसे पकड़ते हैं तो ये जो फिंगर्स के बीच गैप है वो तो गैप ऐसे ही पड़ा रहेगा, मीन्स इनके जो ये वाला हिस्सा है ये एज अ गैप है, ठीक है। तो ये जो भी कैपिलरी के ऊपर ये, क्योंकि देखो कैपिलरी के कांटेक्ट में कौन सी वॉल होएगी बोमेन्स कैप्सूल की, इनर वॉल होएगी, आउटर वॉल तो होएगी नहीं, होएगी इनर वॉल ही होएगी ना, ये बात तो समझ रहे हो। तो इनर वॉल कैपिलरी के साथ कांटेक्ट बनाता है और वो सेल, इनर वॉल का जो सेल है वो स्पेशलाइज्ड है। वो स्पेशलाइजेशन इसका क्या है कि ये पोडोसाइट सेल्स हैं। पोडोसाइट सेल्स के पास क्या है, इनके सरफेसेस के पास बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं। जब ये कैपिलरी के साथ इनका जो जंक्शन बनता है तो उस जंक्शन पे छोटे छोटे पोर्स पड़े रहते हैं, बचे रहते हैं। जैसे मैं अगर एक किसी इसको मान लो कि ये ट्यूब है, इसको मैं अगर ऐसे पकड़ लेता हूँ फिंगर से ऐसे, तो इस वाले हिस्से से आपको ये पोर्स जो बचे हैं ये दिख रहे हैं। इस पोर से जो इस कैपिलरी मान लेते हैं, इस कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आसानी से फिल्टर आउट कर सकता है, ठीक है। इस पोर को बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट। पोडोसाइट सेल का यही यूनिकनेस है, विच अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो इट लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। इस तरह से अरेंज होते हैं और इनका अरेंजमेंट इसकी ऐसा अरेंजमेंट होने के नाते ऐसा कुछ आपको फिल्ट्रेशन स्लिट दिखता है। यहाँ पे देखो ये पोडोसाइट सेल एक यहाँ पे ब्लू कलर की दिखाई गई है। उसके बाद आपको क्या बहुत सारे इसके बहुत फाइन देखोगे तो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखे हैं और फिल्ट्रेशन स्लिट दिख रहा है। यहाँ देखोगे तो आपको थोड़े से और ढंग से दिख जाएगा। ये फिल्ट्रेशन स्लिट देख रहे हो आप, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये इस फिल्ट्रेशन स्लिट की मदद से जो यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो आसानी से या कहे वो प्रोसेस आपका वो इवेंट जो है वो परफॉर्म हो पाता है। तो बोमेन कैप्सूल का इनर वॉल का जो सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेल है, पोडोसाइट सेल्स है। ये और कहीं नहीं है बॉडी में, सिर्फ यही है, ठीक है। तो इसलिए जब कहीं नहीं है, कहीं एक पूरे बॉडी में कहीं एक स्ट्रक्चर पे है तो वो तो स्पेशल तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल की बात इतनी आपको समझ के रखनी है। पोडोसाइट सेल इसकी एक यूनिक सेल्स है और आउटर वॉल जो है इसका, ये आउटर वॉल है। आउटर वॉल सिंपल फ्लैटेंड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। फ्लैट वो प्लेट लाइक सेल से बना हुआ है। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, बट हाँ याद होना चाहिए कौन सा सेल से बना हुआ। फिर इस रेनल ट्यूब्यूल का दूसरा हिस्सा आता है। दूसरा हिस्सा ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसको ये ट्यूब ही है। अगर बोमेन कैप्सूल आपने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर 10th में बनाना सीख लिया होगा तो ऐसा कुछ बनाया होगा, ठीक है। तो ये एक फोल्डिंग है ट्यूब की, कन्वोल्यूशन है। कन्वोल्यूशन का मतलब होता है फोल्डिंग, है ना। तो ये कन्वोल्यूशन किसके पास है,
बोमैन कैप्सूल के पास है बिल्कुल, तो वर्ड यूज करा जाता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर और डिस्टल का मतलब होता है फॉर, दूर। ठीक है, अब यही फिर लूप ऑफ हेनले का फॉर्म बनाता है। फिर यहाँ पे भी कन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये देखो इस वाले स्ट्रक्चर पे देखो तो कन्वोल्यूशन है। ठीक है, तो ये कन्वोल्यूशन को अपन ने नाम क्या दे दिया है, डिस्टल। कन्वोल्यूशन वर्ड दोनों में कॉमन है। ये बोमैन कैप्सूल के पास है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बोमैन कैप्सूल से दूर है तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो दो हिस्से तो आपको यही समझ के रखने हैं। और ये एक ऐसा यू शेप का स्ट्रक्चर है, ये भी ट्यूब है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है हेनलेज लूप। इसको क्या बोलेंगे, हेनलेज लूप। तो यहाँ पे इनके इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी है। दूसरा देखो पार्ट है इसका रीनल ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल कंटिन्यू करता है, फर्दर हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बनाता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इनकी एपिथेलियल सेल जो है वो थोड़ी सी अलग है। एंड एपिथेलियल सेल ऑफ दिस स्पेशल रीजन स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। इस रीजन के जो सेल्स होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, वो स्पेशलाइज्ड हैं सॉल्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो मैकेनिज्म में हम बात करते हैं। फ्रॉम ल्यूमेन टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ल्यूमेन किसको बोल रहे हैं, ल्यूमेन इस स्पेस के लिए बोला जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे, इनके बीच जो ये कैविटी बचती है, ये जो कैविटी बचेगी, और इस ट्यूब के पास भी अपनी एक कैविटी होगी। ठीक है, तो इस कैविटी के लिए वर्ड यूज करा जाता है ल्यूमेन। बात समझ आ गई, ल्यूमेन किसके लिए, कि दो मेम्ब्रेन के बीच, चाहे वो ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर है तो भी एक स्पेस बच रहा है, ये वाला स्पेस है ना, तो ये ल्यूमेन है। अगर वो ट्यूब है तो एक स्पेस ऑक्युपाई करा, बीच में एक हॉलो कैविटी करा ही होगा, उस कैविटी के लिए भी क्या वर्ड यूज करेंगे, ल्यूमेन। ठीक है, तो ल्यूमेन वर्ड समझ आ गया। तो इसके ल्यूमेन से, किसके ल्यूमेन से, जो पीसीटी है उसके ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बहुत सारे सॉल्ट आयन या आयन का और बहुत सारे सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराया जाता है। जो बना होता है, इनके जो सेल्स हैं इस रीजन के, वो होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये थोड़ा सा स्पेशल, ठीक है। ये स्पेशल क्या है, सिंपल है, मतलब एक लेयर की थिकनेस है, सेल का जो लेयर का थिकनेस है वो सिंगल लेयर का है। क्यूबॉइडल वर्ड है तो क्यूब लाइक सेल्स हैं, ऐसे क्यूब शेप की सेल्स होती हैं। इसकी वॉल की सेल्स देखोगे तो ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, देखो ये एक सेल को ये रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। तो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। एंड क्यूब लाइक सेल्स के साथ साथ एक और वर्ड यूज करा गया है, ब्रश बॉर्डर्ड। क्या, ब्रश बॉर्डर्ड। जो इस यहां पे देख लो क्यूब लाइक, इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा एक सेल का। ये एक सेल हमने बना लिया, इधर एक सेल इधर इसका बना लिया क्यूब लाइक। इसके बीच का ये ल्यूमेन है, दूसरा भी सेल देख लो ऐसा कुछ। इसकी दोनों वॉल का हमने सेल बना लिया कुछ हिस्सा। तो ये जो ल्यूमेन है ना, इसकी इस सेल की ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। जो ल्यूमेन की तरफ मेम्ब्रेन होती है उस सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये हर सेल के सरफेस पे, कौन से सरफेस पे, जो उस ल्यूमेन का इनर सरफेस को फेस कर रहा है, आउटर सरफेस को नहीं, इनर सरफेस को, जो सरफेस उस सेल का सरफेस फेस कर रहा है, उसके पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसे बोला जाता है माइक्रो या विलाई। वर्ड आपने सुना होगा, विलाई आप समझ के याद रखो, ये इसको क्या बोलेंगे, विलाई। जब विलाई क्यूबॉइडल सेल के सरफेसेस पर प्रेजेंट हो तब उसको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम या ब्रश बॉर्डर्ड सेल बोला जाएगा। तो ये क्यूबॉइडल सेल से बना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। माइक्रोविलाई एंड विलाई हैं, जो इस स्ट्रक्चर का प्रेजेंस का पर्पस ये है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कई टाइम्स ये बढ़ा देता है, क्योंकि
फोल्डिंग्स हैं तो वो उसका ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसकी वजह से हम इसको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। और ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम का प्रेजेंस होने का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैं अभी वर्ड यूज करूं तो रीअब्जॉर्प्शन। जो नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप है वो रीअब्जॉर्प्शन का होता है। वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके, इसलिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्यों है ऐसा? ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। या तो उस प्रोसेस को फास्ट कराया जाए, जो कि नहीं हो सकता। अगर कोई प्रोसेस फास्ट होगा तो इनएक्यूरेसी आएगी, गड़बड़ी होएगी। और एक्यूरेटली अगर वही कोई प्रोसेस करना है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम है तो एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है, नेचर इस बात पे फोकस रखता है। तो और वो एक्यूरेसी के साथ वो इवेंट, वो प्रोसेस चल सके, इस बात को श्योर करने के लिए तो वो स्लो ही रखा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो रीअब्जॉर्प्शन का जो पर यूनिट टाइम जो रिजल्ट होगा वो लगभग उतना हो जाएगा जितना फास्ट अगर कर लेता उतना हो जाता। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले, ये वाला स्ट्रक्चर जब हम बात कर रहे थे पीसीटी के बाद आपका जो यू शेप का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना हुआ है, इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके भी दो हिस्से हैं, इसके भी दो पार्ट है। यहां देखो इस पूरे पिक्चर को, जो ब्लड का पार्ट, जो ब्लड का कंटेंट फिल्टर आउट होके इस ल्यूमेन में या इस ट्यूब में आ जाता है, वो इस वाले हिस्से में इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसलिए इस लिम्ब का नाम रख दिया गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्योंकि किसका, जो फिल्ट्रेट वर्ड इसके लिए लिखते हैं, फिल्ट्रेट का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड है। किस तरफ है? डाउनवर्ड है, इसलिए इसको बोल दिया गया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अब फिल्ट्रेट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो वर्ड यूज कर दिया गया असेंडिंग। ठीक है। तो ये दो लिम्ब हैं इस लूप ऑफ हेनले के, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये इसके भी ना दो टाइप के स्ट्रक्चर है। ये वाला हिस्से का स्ट्रक्चर कुछ और है, इस वाले हिस्से में देखोगे तो डायमीटर अलग है, और इस वाले हिस्से का डायमीटर अलग है ना। तो डिसेंडिंग में भी दो हिस्से आपको देखने को मिलेगा। ये अपर पार्ट जो थोड़ा सा इसका डायमीटर ज्यादा है, लोअर पार्ट डायमीटर कम है। फिर असेंडिंग लिम्ब का अपर पार्ट का डायमीटर ज्यादा है, लोअर पार्ट का डायमीटर कम है। ये इसलिए है, इनके सेल का जो कॉम्पोजिशन है, इसकी वॉल के सेल जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। अब देखते हैं यहाँ पहले डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का अपर पार्ट जहां पे डायमीटर ज्यादा है, अपर पार्ट बना होता है जिसे हम थिक सेगमेंट बोलते हैं, लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब लाइक सेल हैं तो डायमीटर ज्यादा है, जो कि पीसीटी में भी यही था। बस पीसीटी में फर्क क्या है और इधर थिक सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनले में फर्क बस इतना है कि उधर ब्रश बॉर्डर्ड था, इधर ब्रश बॉर्डर्ड नहीं। बात समझ आ गई? वो वहां की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो ब्रश बॉर्डर्ड थी, ये ब्रश बॉर्डर्ड नहीं है। और इनका डायमीटर जो है वो पीसीटी के बराबर ही होता है, पीसीटी के जैसा ही डायमीटर होता है, क्योंकि सेल वैसा ही है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ दूसरा इसका लोअर पार्ट। लोअर पार्ट देखोगे तो ये बना होता है, लोअर पार्ट थिन सेगमेंट कहा जाता है, एंड ये लाइंड होता है फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम से। फ्लैट सेल्स हैं तो डायमीटर कम हो जाता है, वॉल पतली हो गई तो डायमीटर कम हो जाता है। ल्यूमेन एक जैसा है, ल्यूमेन एक जैसा है। असेंडिंग लिम्ब में भी वही देखो, अपर पार्ट ऊपर वाला हिस्सा, पहले लोअर पार्ट की बात नहीं किया है, असेंडिंग लिम्ब का ऊपर वाला हिस्सा, पिक्चर दिमाग में आ रहा है। अपर पार्ट पे अगर जाओगे तो उसको बोला जाएगा थिक सेगमेंट, वो थिक वाला हिस्सा है, और ये भी बना हुआ है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो ऐसे याद कर लो, थिक पार्ट मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो थिन पार्ट है वो किससे बना हुआ है? स्क्वेमस। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसका डायमीटर सेम होता है डीसीटी के जितना, एंड लोअर पार्ट थिन सेगमेंट बनाता है और स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है।
ठीक है। लोअर पार्ट और अपर पार्ट यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये देखो, असेंडिंग लिम्ब का अपर पार्ट ये है और लोअर पार्ट ये, और डिसेंडिंग लिम्ब का अपर पार्ट ये है, लोअर पार्ट ये। तो ये ध्यान रखना, अपर पार्ट इसका ये थिक सेगमेंट है, दोनों का अपर पार्ट थिक सेगमेंट है। दोनों का अपर पार्ट अगर आप देखोगे तो वो क्या बनाता है, थिक सेगमेंट, मतलब क्यूबॉइडल, वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। और दोनों का लोअर पार्ट थिन सेगमेंट बनाता है, और थिन सेगमेंट है तो कौन सा सेल है, स्क्वैमस सेल। इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। अब आगे देखो, लूप ऑफ हेनले की बात हो गई, एंड लास्ट पार्ट ऑफ द, लास्ट पार्ट बोलेंगे, इसके बाद भी है, ये रेनल ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पार्ट है जिसे बोलेंगे डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड हेनलेज लूप इसी में कॉइल्ड होता है, इसी में कंटिन्यू होता है, एक दूसरा हाईली कॉइल्ड पार्ट बनाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है डीसीटी। एंड ये बना होता है किससे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब पीसीटी का जो यूनिकनेस है वो आपको याद होना चाहिए, दैट इज द ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये वाला सेल और कहीं नहीं है, पूरे नेफ्रॉन में आपने देख लो तो और कहीं नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और भी हिस्से में है, और भी हिस्से का मतलब इस डीसीटी में भी है, हेनलेज लूप में भी है, लेकिन ब्रश बॉर्डर्ड कहीं पे नहीं। तो ये यूनिक बात है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू द स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट, एक और ये कॉमन डक्ट में जाके डीसीटी ओपन होता है, जिसे बोला जाता है ये कलेक्टिंग डक्ट। ये देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट है, डीसीटी आके इस कॉमन डक्ट में खुलता है, एक डीसीटी, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, ये चौथा, यहाँ से पांचवा, ऐसे बहुत सारे डीसीटीज एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं, तो इसको बोल दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या बात लिखी हुई है कि कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड वाले रीजन में ये प्रेजेंट होता है। एक लॉन्ग ट्यूब है जो ट्रांसफर करता है मेडुला इन द पिरामिड, जो मेडुलरी पिरामिड अब आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पूरा देखो, कलेक्टिंग डक्ट का ज्यादा हिस्सा, मैक्सिमम पोर्शन, यहाँ पे दो आपको कलर यूज करे गए हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये कॉर्टेक्स का दिखाया गया है, और ये वाला हिस्सा किसका दिखाया गया है, मेडुला। अब आपको इस नेफ्रॉन के ना इस डायग्राम से एक बात भी ये भी समझ लेनी है कि कौन कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का किस हिस्से में प्रेजेंट होता है किडनी के। अब मैं पहला वर्ड यूज करूं मल्पीगियन बॉडी, तो कौन से हिस्से में है, कॉर्टेक्स में। पीसीटी कौन से हिस्से में है, डीसीटी कौन से हिस्से में, कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनले का कुछ हिस्सा कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में, और ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे है, मेडुला में। और इधर ऐसे सेम कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में, और ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे है, मेडुला। तो ये आपको बात समझ आनी चाहिए। जब भी डायग्राम बनाओ तो इधर से एक ऐसे लाइन खींच दो, और ये लाइन आपको ऊपर लिख दो कॉर्टेक्स, नीचे लिख दो मेडुला, तो कौन सा हिस्सा किधर है उधर आपको वो बात समझ आ जाएगा। कई पीसीटीज एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं, जिसका नाम क्या रख दिया गया, कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटीज कई खुलेंगे कॉमन डक्ट में, जिसका नाम क्या रखा, कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद देखो कई कलेक्टिंग डक्ट, इधर देखना, इन द पेपिला ऑफ मेडुलरी पिरामिड several adjacent collecting duct converge into a common duct, जिसे हम बोलते हैं क्या, डक्ट ऑफ बेलेनी। पेपिला क्या है, पिरामिड का जो हिस्सा जहां पे कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है, ये देखना, ये एक पिरामिड है, ये रेनल पिरामिड है, ये जो ओपनिंग है इसको बोला जाता है पेपिला। इसको क्या बोलेंगे, पेपिला। अब इस पेपिला में ये डीसीटी हो गया, एक डीसीटी खुला, यहां से दूसरा डीसीटी, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये कलेक्टिंग डक्ट एक पहला हो गया, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट यहां आके खुला है, तीसरा यहां खुला है, चौथा यहां खुला है, तो ये कॉमन डक्ट हो गई एक।
कलेक्टिंग डक्ट जिसमें आके खुल रहे हैं, और इस डक्ट को बोल दिया जाता है डक्ट ऑफ बेलेनी, ये ध्यान रखना। और डक्ट ऑफ बेलेनी पेपिला के थ्रू, पेपिला पे भी देखो ये ओपनिंग्स पे छोटे छोटे फाइन पोर्स हैं, इसके थ्रू ये खुलता है कौन से हिस्से में, रीनल पेल्विस में। कहां खुलता है, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस सीधा नहीं बोलेंगे, पहले खुलता है कहां पे, कैलिक्स में, वो भी माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स फिर आके खुलता है किसमें, रीनल पेल्विस में। इतनी बात याद है, ठीक। तो ये डक्ट ऑफ बेलेनी थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डाल के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा उसके कॉमन जो डायग्राम है ना उसमें हम नहीं बनाते हैं, और लगता है कि ये ऐसा कोई पार्ट होता ही नहीं है, बट ऐसा आपको याद रखना है डक्ट ऑफ बेलेनी। एंड ऑल डक्ट ऑफ बेलेनी ओपन्स एट द टिप ऑफ पेपिली, जिसे जो इनटू पेल्विस लिखा हुआ है, बट